हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, तो पहले पार्ट में फ्रेंड्स हमने एक जिम बैंक क्या होता है, उसका रोल वगैरह क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बेसिकली दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड आरबीआई की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, और दूसरा हम चार टाइप के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट होते हैं रेजिडेंट के। पिछले लेक्चर में हमने एनआरई, एनआरओ है ना, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर देखा था। ये किनके अकाउंट थे? ये एनआरआई लोगों के अकाउंट थे। लेकिन यदि एनआरआई लोग ना हो, लोग एनआरआई ना हो, नॉर्मल हमारे इंडिया के सिटीजन हो, तो वो भी फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं। ये चार तरीके के अकाउंट अलाउड हैं उनको। फॉरेन करेंसी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट आरएफसी, दूसरा रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक, दूसरा हो गया एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट ईईएफसी, और एक चौथा होता है जो डायमंड के लिए ही स्पेशली होता है, डायमंड डॉलर अकाउंट होता है। फ्रेंड, तो इनके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन कैसे करता है वो इंडिया में, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसकी वजह से उसको पावर मिली हुई है कि वो कंट्रोल करे और रेगुलेट करे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। जो देश में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है, जैसे कहते नहीं कि हमारे देश में 500 मिलियन डॉलर जो है इस समय फॉरेक्स रिजर्व है, तो उसको कंट्रोल करना और रेगुलेट करने का टास्क किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये टास्क होने की वजह से वो पॉलिसी बना सकता है, पॉलिसी जो रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, या फॉरेन एक्सचेंज का कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो होगा उसको भी कंट्रोल करने की पावर आरबीआई के पास होती है। ओके फ्रेंड, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी है ना, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो आउटफ्लो पर कंट्रोल भी रखता है। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुपरवाइजरी पावर है, ये सुपरवाइजरी पावर रखता है। जो भी अथराइज डीलर हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे आपका कोई पर्सन हो, जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं उनके ऊपर सुपरवाइजरी पावर किसकी है फ्रेंड्स? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजरी पावर रखता है। अगर वो कोई भी इंस्ट्रक्शन पास करेगा तो उसको जो फॉरेक्स के डीलर हैं उनको उस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ओके, इसके अलावा जैसे हम कहते नहीं कि इस समय डॉलर कितने का है, तो बोलते हैं डॉलर 70 रुपये का है। तो ये जो 70 रुपये इसकी डॉलर की जो एक्सटर्नल वैल्यू है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, उसको भी कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम कहते हैं पहले डॉलर 65 रुपये का था, अभी 70 रुपये का एक डॉलर हो गया, कल को 75 रुपये का होगा। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, इसको जो कंट्रोल करने का जो मेजर टास्क है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही ये काम है कि जो रुपए की एक्सटर्नल वैल्यू है उसको ये कंट्रोल करके रखे। अब उस वैल्यू को कि डॉलर जो है 70 रुपये का भी है, कल को चल के 75 रुपये का ना हो जाए, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन उसे निकालने के मतलब पास करने की जरूरत होती है टाइम टू टाइम एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए, वो उसको गाइडलाइन को पास कर सकता है। बैंकों को, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप इससे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इस साल कोई भी एक आदमी 1 लाख डॉलर से ज़्यादा विदेश में नहीं भेज सकता है, तो फिर अब वो अगर ये गाइडलाइन आरबीआई ने पास कर दी तो उसको सभी लोगों को, सभी बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों करता है? ताकि वो रुपए की जो एक्सटर्नल वैल्यू है उसको मेंटेन कर सके। फ्रेंड्स, ओके, तो अगर हम देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक होने की वजह से फॉरेक्स जो रिजर्व है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी भी बनाता है। ये जो है जो अथराइज डीलर हैं, बैंक हैं, फॉरेन एक्सचेंज में जो डील करते हैं, उनका सुपरवाइजरी पावर भी उनके ऊपर रखता है। रुपए की जो एक्सटर्नल वैल्यू है, डॉलर के अगेंस्ट में कितने रुपए का बिक रहा है, कितने, एक डॉलर कितने का है, 70 रुपये का है, 60 रुपये का है, ये वैल्यू जो मेंटेन करता है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, और उसके लिए वो समय समय पर इंस्ट्रक्शन पास करता रहता है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि एक्सचेंज कंट्रोल की, हमें फॉरेन एक्सचेंज के ये जो कंट्रोल की जरूरत आरबीआई को है, ये क्यों पड़ी? क्वेश्चन तो ये है कि आरबीआई क्यों कंट्रोल करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जरूरत इसलिए पड़ी थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार लगा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1935 के अराउंड में, तो उस समय दूसरे देशों को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत जरूरत थी, अंग्रेजों को फॉरेक्स की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, ताकि वो क्योंकि इंडियन रुपए में विदेशों में व्यापार उस समय उतने बड़े लेवल पर नहीं होता था, तो अगर उनको डॉलर मिल जाता था, फॉरेन एक्सचेंज उनका अपना यूरो मिल जाता था, तो उसके जरिए ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मिल जाता था, तो उसके जरिए वो दूसरे देशों से हथियार वगैरह खरीद करके विश्व युद्ध को लड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक्सचेंज कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लेकर आया, और ये लाए थे किसके? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 के तहत। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 के तहत ये एक कानून पास किया कि एक्सचेंज कंट्रोल हमारे देश में किया जाएगा। कितना फॉरेक्स आएगा, कितना फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज कितना आएगा और कितना जाएगा, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हुई। कब? 1935 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ये कौन सा रूल लेकर आए? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 लेकर के आए,
DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 लेकर आए। बाद में यही रूल जाकर के फेरा में बदल गया, फॉरेन एक्सचेंज, ये फ्रेंड्स मैनेजमेंट की जगह रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन एक्ट। फिर जो आपका ये DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 था, उसी को फर्दर भारत सरकार ने मॉडिफिकेशन किया और इसको बना दिया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के नाम से कहा गया। किसके नाम से कहा गया फ्रेंड्स? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को एक्ट के रूप में लाया गया। किसको? DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के नाम से जो एक्ट था उसको चेंज किया इन्होंने और फेरा एक्ट लेकर आया 1973, फेरा 1973। और ये कब से इफेक्टिव हुआ? 1/1/1974 से अप्लीकेबल हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो DIR सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था हमारे देश में से कंट्रोल करने के लिए? तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 आया था। उसी में मॉडिफिकेशन करके भारत सरकार ने 1973 में फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लेकर के आए और ये 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। जब 1973 में ये रूल आया तो उस समय हमारी इकोनॉमी इतनी ओपन नहीं थी, कोई भी आकर के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। विदेशी ऐसे सीधे आएगा और इन्वेस्टमेंट कर देगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये सारे कॉन्सेप्ट उतने ओपन नहीं थे। ना ही हम सभी देशों के साथ में उतना ओपनली व्यापार करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये मनमोहन सिंह जो है जिस समय आपके फिनेंस मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने ये स्कीम लाई थी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि पूरे सारी दुनिया के साथ हम व्यापार के लिए ओपन है, कोई किसी देश के ऊपर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। और लिबरल होने का मतलब ये हुआ कि अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ आप $1 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ सर्टेन लिमिटेशन रखी, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए इकोनॉमी को खोला गया कि अब आप हमारे देश में आए और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो हम उसके लिए रेडी हैं। और जब ये रिक्वायरमेंट फील की भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, तो वो इसी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को मॉडिफाई करके उन्होंने फेरा को चेंज करके फेमा में बदल दिया। किसमें बदल दिया? फेरा था 1973 में आया हुआ था, फेमा आपका 1999 में आया था। फेरा जो आया था 1973 में आया था, लेकिन अगले साल 1 तारीख को लागू हुआ। 1973 में आया लेकिन 1 जनवरी को लागू हुआ। और जो फेमा था 1999 में आया था, लेकिन ये लागू हुआ 1 जून 2000 में जाकर के, अगले साल के जून महीने में जाकर के लागू हुआ फ्रेंड्स। ओके, तो फेमा किस लिए आया था? ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया के लिए ओपन हो सके। जो फेरा था उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन थी, विदेशियों को बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं था। हमारे देश के भी व्यापारी सभी देशों में जाकर के व्यापार अच्छे से खोल करके नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को ले करके आए तो उसके लिए इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को ही मॉडिफाई करके रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट कर दिया फ्रेंड्स। ओके, FERA की जगह FEMA, जहाँ रेगुलेशन था उसे मैनेजमेंट के नाम से कहा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने अलाउ कर दी। तो फेरा आया 1973 में, फेमा आया 1999 में। ये 73 में आया था, 1 जनवरी से लागू हो गया अगले साल, और ये अगले साल 1 जून से जाकर के लागू हुआ फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये 3 एक्ट देख लिए हमारे देश में एक्सचेंज कंट्रोल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 आया, उसको मॉडिफाई करके फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 लेकर के आए, और फिर इसको और ज़्यादा इकोनॉमी को ओपन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लेकर के आया गया फ्रेंड्स। ओके, अब जो फेमा जो एक्ट आया उसने RBI को एम्पावर किया, कुछ गाइडलाइन दी उसने, इनको RBI को ताकत दी कि अब जो है अगर फॉरेन एक्सचेंज में कुछ कंट्रोल करना है तो क्या क्या एक्शन वो ले सकते हैं। तो जो फेमा का 1999 जो एक्ट था उसने RBI को एम्पावर किया एज पर सेक्शन 11(1) फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का सेक्शन 11(1), याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। फेमा एक्ट के हिसाब से RBI एम्पावर्ड किया गया कि वो कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकता था। किसी को अगर पेमेंट करनी है, उसे करना है कुछ काम या नहीं करना है, अगर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टास्क है तो वो किसी को करने देना है या नहीं करने देना है, उसके लिए गाइडलाइन इशू कर सकता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज पर फेमा गाइडलाइन 1999। जो मैंने आपको कहा कि RBI एम्पावर्ड है कि वो किसी को फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए वो किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो RBI किस एक्ट के तहत दे सकता है? तो फ्रेंड्स फेमा एक्ट 1999 के तहत RBI को ये पावर मिली हुई है कि वो किसी को भी इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है अगर वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। इसके अलावा फेमा एक्ट 1999 का सेक्शन 11 का 3, वो 11 का 1 था, यहाँ 11 का 3 कहता है कि अगर मान लो RBI ने कोई बात कही और उसको जो है उन्होंने जो अथराइज वेंडर है या फिर जो है जो
बैंक है या फिर जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उनके ऊपर 10,000 रुपये का, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का फाइन लगा सकता है। हाँ, लेकिन फाइन लगाने से पहले वो उनकी बात को सुनेगा, उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि हाँ आप बताओ, अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप बताओ, आपकी बात को सुना जाएगा। वही न्याय वाली बात हो गई कि न्याय किया जाएगा, लेकिन आपको भी टाइम, जिसने गलती की उसको भी सुना जाता है। अगर लेकिन वो गलत पाया गया तो 10,000 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है। अगर कब, जब उसने कोई फेमा की जो गाइडलाइन है जिस हिसाब से आरबीआई ने डायरेक्शन दी उसको फॉलो नहीं किया, या कोई जैसे रिटर्न फाइल करना था, जैसे आईटीआर फाइल करते हैं फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं वैसे ही, या जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं डिफरेंट वेंडर्स, वैसे ही जो है इसमें आपको फेमा की गाइडलाइन के तहत भी वेरियस फाइल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। अगर उसको फाइल नहीं किया, फेल कर गया फाइल करने में कि रिटर्न फाइल ही नहीं किया, या कोई डायरेक्शन दी आरबीआई ने उसको फॉलो नहीं किया, तो 2,000 रुपये पर डे का भी और जो है प्रावधान है। वैसे तो नॉर्मली कितने का जो है फाइन लगाएगा, 10,000 रुपये का लगा सकता है, लेकिन यदि मान लो उसके बावजूद भी वो बात को नहीं मानता है तो 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन फर्दर बढ़ाई जा सकती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पर अब आपको बता दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देश का सेंट्रल बैंक होने की वजह से फॉरेक्स रिजर्व को ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पॉलिसी बनाता है, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो पर कंट्रोल रखता है। जो अथराइज्ड पर्सन है फॉरेक्स में डीलिंग करने के लिए उनके ऊपर सुपर पावर भी रखता है। प्लस जो हमारे जो देश के जो डॉलर के बदले में रुपए की जो एक्सटर्नल वैल्यू है कि $1 जो है 70 रुपये 60 रुपये का है, उस पर भी कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए वो इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन इशू करता है वो फेमा एक्ट 1999 के तहत इशू करता है। अब फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल की जरूरत द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को महसूस हुई, इसीलिए उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 लेकर के आए। फिर इसी 1935 के एक्ट को चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया फ्रेंड्स, फेरा लाया गया 1973 में, जो कि अप्लाई हुआ 1/1/1974 में। लेकिन चूंकि फेरा में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन थी तो उसकी कमियों को भी दूर करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा लेकर आया गया। फेमा 1999 में लेकर आया गया और ये 1 जून 2000 से लागू हुआ। अब फेमा के जो गाइडलाइन, उसमें जो मेन पावर दी गई, फेमा की गाइडलाइन कहती है कि फेमा का जो सेक्शन 11 कहता है, 11 का 1 कहता है कि आरबीआई किसी को भी जो है डायरेक्शन इशू कर सकता है अगर वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई टास्क कर रहा है, उसे करना है या नहीं करना है, उस पर पूरा कंट्रोल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 11 के तहत। अब अगर मान लो कि कोई पर्सन जो है फेमा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है या फेमा की गाइडलाइन है फॉरेक्स से रिलेटेड, अगर उसको जो है वो वायोलेट करता है तो उस पर वो 10,000 रुपये का फाइन लगा सकता है। कौन? आरबीआई लगाएगा 10,000 रुपये का फाइन। और अगर मान लो वो आदमी फिर भी गलती करता रहता है तो उस पर 2,000 रुपये पर डे का फर्दर फाइन लगाया जा सकता है। और ये फेमा की गाइडलाइन को तोड़ने के लिए या कोई रिटर्न फाइल करना था जिसको उसने फाइल नहीं किया, उसको भी वायोलेट करने के लिए 2,000 रुपये पर डे तक का जो है उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आरबीआई होता है वो डेटा का कंपाइलेशन करता है। डाटा का कंपाइलेशन का मतलब ये हुआ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश के पास में 500 मिलियन फॉरेक्स है, तो ये बात कैसे पता चलती है? अलग अलग बैंक हैं, अलग अलग डीलर हैं, सबके पास में डॉलर है। ऐसा नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 500 मिलियन डॉलर पड़ा हुआ है, तो ये डेटा कैसे इकट्ठा होता है? तो वही काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, कंपाइलेशन ऑफ डेटा करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपाइलेशन डाटा रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड कितना हुआ, फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड एनआरआई जो लोग हैं उनके डिपॉजिट, जो हमें एफसीआईएन वगैरह के डिपॉजिट होते हैं, वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल एसेट और लाइबिलिटी हमारे देश की कितनी, हमारे देश के लोगों की कितनी है, वो सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके बारे में डेटा इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने से फ़ायदा क्या होता है? हमें नेशनल लेवल पर डेटा पता चल जाता है कि हमारे फॉरेक्स फ्लो का स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा एसेट और लाइबिलिटी ओवरऑल कंट्री की क्या स्टेटस है, इन सभी बातों के बारे में जानकारी के लिए। जैसे जब हम ये डिसाइड करते हैं कि $1 जो है अब 70 रुपये का हो गया, तो ये कैसे डिसाइड हो जाता है? क्योंकि हमें ये पता चलता है कि कितनी डिमांड है और कितना सेलिंग हो रही, राइट। ये वही डिमांड और सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट पर ही ये डिसाइड होता है। लेकिन जब तक इस बात का डेटा इकट्ठा नहीं होगा कि कितने डिमांड
है, कितनी सप्लाई हो रही, तब तक ये बात कैसे डिसाइड होगी। तो उसी चीज़ के लिए ये जो है डेटा इकट्ठा करता है। और इस चूंकि डेटा इतना क्रूशियल होता है तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर चाहे तो पेनल एक्शन ले सकता है अगर डेटा कोई ना सबमिट करे या रॉन्ग सबमिशन कर दे या डिले कर दे इस डाटा सबमिशन करने में। तो फेमा रेगुलेशन के हिसाब से आरबीआई जो है इनके ऊपर एक्शन ले सकता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर, उसी के इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप हमें पता चलता है ना कि दूसरे देश के साथ में कितना, किस देश से कितना फॉरेक्स आ रहा है, उसी हिसाब से उनके साथ में रिलेशनशिप होती है। अगर हमारे पास में यूएस से ज़्यादा डॉलर आ रहा है यूके की अपेक्षा, तो हम ज़्यादा अच्छे लिबरल इनके साथ होंगे यूएस के साथ में देन यूके के साथ में। तो ये सारी बातें डिसाइड करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस डेटा की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो रुपए की वैल्यू है वो भी इसी बेसिस पर ही मेंटेन होती है, इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निपटाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, डेटा का कंपाइलेशन करता है। इंटरनेशनल लेवल पर कितना फॉरेक्स है हमारे पास, एनआरआई का डिपॉजिट कितना है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस देश के साथ कितना हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत देश की एसेट लायबिलिटी कितनी है, उन सभी बातों के बारे में जानने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये डेटा का कंपाइलेशन करेगा, सभी लोगों से डेटा मांगेगा ताकि हमें फॉरेक्स फ्लो का पता चल सके, नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड कितना हो रहा है इस बात का पता चल सके, एसेट लायबिलिटी का पता चल सके पूरी कंट्री का। तो इसलिए ये डेटा कंपाइलेशन करता है और फेमा गाइडलाइन के हिसाब से। और आरबीआई अगर चाहे तो अगर कोई ना सबमिट नहीं करता है ये डेटा या डिले करता है या गलत डेटा दे देता है तो उसके ऊपर पेनल एक्शन ले सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें जान ली हैं। अब यहाँ पर हम एक और बात जानेंगे फ्रेंड्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो अथराइज वेंडर होते हैं या अथराइज डीलर होते हैं, जैसे बैंक होता है या अथराइज डीलर होते हैं, इनको डेटा भेजना, मतलब इनको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तो कौन कौन सी रिपोर्टें हैं और क्या फ्रिक्वेंसी होती है उनकी सबमिट करने की, तो उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए आर रिटर्न फाइल करना होता है, क्या कहते हैं इसे, आर रिटर्न फाइल करना होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आर रिटर्न फाइल करता है कौन, बैंक वाइज सिंगल रिटर्न ऑफ फोर्टनाइटली, 15 दिन का डेटा फॉरेक्स ऑपरेशन। एक बैंक के अंदर में जितनी भी फॉरेक्स ऑपरेशन हुई, इनकमिंग आउटगोइंग जो कुछ भी हुआ, उसका 15 दिन के अंदर का हर 15 दिन पे जो एक सिंगल डेटा होता है वो भर करके रिटर्न फाइल किया जाता है। ओके, आर रिटर्न क्या होता है, पहली बात 15 दिन के मतलब फोर्टनाइटली होता है ना, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन के लिए बनता है, यानी हर 15 दिन के बाद में एक रिपोर्ट बनेगी फॉरेक्स ऑपरेशन से रिलेटेड और वो आरबीआई को भेज दी जाएगी। तो फ्रेंड्स उसे ही हम आर रिटर्न कहेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ही है, उसने क्या किया, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जितना भी फॉरेक्स हुआ, फॉरेन एक्सचेंज का जो भी इनकमिंग आउटगोइंग हुई, ट्रांजेक्शन हुई, उन सब का डेटा बना करके एक रिपोर्ट बनाई और उसको फाइल कर दिया, तो उसे ही फ्रेंड्स हम आर रिटर्न कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, आर रिटर्न। दूसरा बैलेंस स्टेटमेंट भेजना होता है। बैलेंस स्टेटमेंट में क्या होता है, ये स्टेटमेंट होता है जिसमें जो है नॉस्ट्रो और बोस्ट्रो अकाउंट का पूरा बैलेंस दिखाता है कि कितना इनकमिंग और आउटगोइंग हुई है। इनकमिंग और आउटगोइंग का मतलब हुआ फ्रेंड्स देश में कितना पैसा आया है और देश से कितना पैसा गया हुआ है। तो अगर अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपसे, तो वो आर रिटर्न जैसे लिख दिया कि आर रिटर्न जो फाइल किया जाता है इसमें क्या डेटा होता है, नॉस्ट्रो बोस्ट्रो अकाउंट का डेटा होता है, एफसीएनआर का डेटा होता है, एनआरई एनआरओ अकाउंट का डेटा होता है, या जो है फॉरेक्स ऑपरेशन का डेटा होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि आर रिटर्न में फॉरेक्स रिटर्न का डेटा होता है, फॉरेक्स ऑपरेशन का डेटा होता है। बैल स्टेटमेंट में हम नॉस्ट्रो और बोस्ट्रो अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो देते हैं। स्टैट 5 फाइल किया जाता है। स्टैट 5 क्या होता है, देखिए एफसीएनआर अकाउंट जो होता है फ्रेंड्स उसमें एफडी 5 साल के लिए होती है, उसी से इन्होंने एफसीएनआर इसे लिया हुआ स्टैट 5 कहते हैं। तो अगर स्टैट 5 में एफसीएनआर अकाउंट में जो एफसीएनआर एफडियाँ हैं उसमें कुल कितनी एफडी है उसका डेटा भेजा जाता है स्टैट 5 में भर करके। स्टैट 8 में क्या भेजा जाता है, ये स्टैट 5 में आप एफसीएनआर का भेजते हैं तो स्टैट 8 में बाकी के दोनों नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का डेटा आप स्टैट 8 में भर करके भेजते हैं। उसके बाद में एक और होता है फ्रेंड्स आपका स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस सेंट अंडर लिबरलाइज्ड स्कीम फॉर रेजिडेंट मंथली डाटा ये जाता है। ये जो मतलब कितना हमारे देश के रेजिडेंट ने, हमारे देश के लोगों ने कितना विदेश में पैसा भेजा है, कितना डॉलर भेजा है अमेरिका में या किसी देश में, उसका मंथली स्टेटमेंट बना करके भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजा जाता है। अब यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं लिबरलाइज स्कीम फॉर रेजिडेंट फ्रेंड्स, इसमें इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो ये LRS कहते हैं, लिबरलाइज रेजिडेंट स्कीम जो होती है, रेमिटेंस स्कीम जो होती है फ्रेंड्स आपकी, उसमें क्या होता है कि किसी भी इंडियन व्यक्ति को 1 साल के अंदर में $2.5 लाख अमेरिकन डॉलर विदेश में भेजने का अधिकार होता है। मैक्सिमम $2.5 लाख एक साल के अंदर में कोई भी भारतीय व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $2.5 लाख विदेश में भेज सकता है। उसी का डेटा अब मान लीजिए किसी ने 50
1000 ही डॉलर भेजा है, किसी ने जो है 2 लाख डॉलर भेज दिया, लेकिन किसी को अगर 5 लाख डॉलर भेजना है तो वो अलाउ नहीं होता है। स्पेशली अगर किसी को मेडिकल से रिलेटेड इमरजेंसी है तो वो बात अलग की है, या किसी ने ऐसा एडमिशन लिया हुआ है जहाँ पर वो बिल वगैरह दिखाता है कि मुझे साल के 5 लाख डॉलर देने, तो वो एक अलग केस है। लेकिन नॉर्मली अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई भी इंडियन व्यक्ति रेमिटेंस अगर करेगा, विदेश में भेजेगा, तो मैक्सिमम 2.5 लाख डॉलर ही भेज सकता है। इसे ही फ्रेंड्स लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कहा गया है। तो इसका जो डेटा होता है वो मंथली भेजना पड़ता है बैंक को। लेकिन ये जो LRS स्कीम है फ्रेंड्स, वो आपकी एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए? कारपोरेट्स पर लागू नहीं होगी, क्योंकि कारपोरेट का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है उनको 10 करोड़ डॉलर भेजने पड़े, तो उन पर नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पर ही है। कारपोरेट, पार्टनरशिप फर्म पर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर, ट्रस्ट पर, इन सब पर ये स्कीम लागू नहीं होती। कौन सी? LRS। मतलब कहने का नॉर्मली हम समझ जाएं तो ये जो है इंडिविजुअल के लेवल पर ही मंथली स्टेटमेंट भेजा जाता है। उसके बाद में आया फ्रेंड्स आपका XOS। तो एक्स से फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट ले लीजिएगा आप। क्या लेंगे हम? एक्स का मतलब एक्सपोर्ट समझ लीजिएगा, यानी जो एक्सपोर्ट हो गया है, एक्सपोर्ट जो हमने भेज दिया हमारे देश से और उसका बिल अभी पेमेंट नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब कहने का, मान लीजिए हमारे देश से हमने 10 मिलियन टन जो है शुगर भेज दी, विदेश चली गई है, एक्सपोर्ट बिल बन गया है, लेकिन इसका जो डॉलर आना है वो अभी नहीं आया है। तो ऐसे जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल हैं 6 महीने के अंदर अंदर, ये हाफ ईयरली बनता है, राइट। हाफ ईयरली एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग का जो डेटा होता है उसे ही जो है जब कलेक्ट करके भेजा जाता है तो उसे XOS रिपोर्ट में भेजा जाता है फ्रेंड्स। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर एक बैंक को 6 महीने में, हर 6 महीने में एक जो है XOS रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। XOS रिपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट कितना आउटस्टैंडिंग है ना, XOS का मतलब हुआ, इसे एक्स मान लीजिए, तो एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग, कितना एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग है, पिछले 6 महीने में कितने एक्सपोर्ट हुए हैं जिनका बिल यानी जिनकी पेमेंट नहीं हुई है, उसका डेटा हम XOS रिपोर्ट में भर करके भेजते हैं। ओके, और अब तो ये कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन 1 मार्च 2014 से पहले तक XOS हाफ ईयरली बेसिस पर हर साल के जून और दिसंबर महीने में भेजा जाता था RBI को। किसमें? हर जून और दिसंबर में भेजा जाता था। कब तक? 2014, 1 मार्च 2014 से पहले तक। अभी तो ये आपका कंप्यूटराइज हो गया है, तो उस पर सीधे सीधे मिल जाता है। फिर आया जैसे XOS आपका होता है एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग फ्रेंड्स, वैसे ही BEF जो रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स, वो आपकी इंपोर्ट जो हुआ है और उसकी अगर पेंडेंसी है, कहने मतलब इसमें क्या हुआ, स्टेटमेंट ये शो करता है कि जो हमने हमारे, मान लो हमारे देश में, इसको अगर सरलता से समझिए, मान लीजिए हमारे देश में हमने कार इंपोर्ट कर ली, तो कार आपने इंपोर्ट कर ली और बदले में आपने मान लीजिए 2 लाख डॉलर या जो भी भेजना था वो विदेश में भेज भी दिया, पैसे भी चले गए, यानी रिमिटेंस हो गया है। लेकिन आपने इस बात का कोई प्रूफ नहीं जमा किया कि कार हमारे देश में आ गई है। हमारे देश में कार आने का प्रूफ क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री होता है फ्रेंड्स। ओके, इस बारे में हमने लेटर ऑफ क्रेडिट में अच्छे से समझा हुआ है कि बिल ऑफ एंट्री क्या होता है। किसी भी देश में गुड्स आया है या नहीं आया, इस बात का सबूत होता है बिल ऑफ एंट्री। तो कहने मतलब ये हुआ कि आपने विदेश से कार इंपोर्ट की और कार की पेमेंट भी कर दी, 2 लाख डॉलर जो भी था, और अभी तक आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बात का प्रूफ नहीं दिया या बैंक को इस बात का प्रूफ नहीं दिया कि जो कार है वो हमारे देश में आ गई है। बिल ऑफ एंट्री आपने नहीं शो की, सबमिट नहीं की, तो उस केस में जो रिपोर्ट बनेगी उसे ही BEF रिपोर्ट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे BEF रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन जब से IDPMS आ गया है, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, IDPMS का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जब से ये आ गया है, सबमिशन ऑफ BEF स्टेटमेंट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, तब से ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट जो है RBI को सीधे सीधे IDPMS से ही मिल जाती है, कंप्यूटराइज तरीके से ही मिल जाती है। और एज पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से अब जो भी डेटा जो है भेजा जाएगा वो सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा जाता है। ये सारी रिपोर्टें फ्रेंड्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही भेजी जाती हैं। कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं होती जो कि मतलब जो है केवल मतलब फिजिकली अब भेजने का काम बंद हो गया है फ्रेंड्स। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कौन कौन सी रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम भेजते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहली रिपोर्ट है आर रिटर्न। आर रिटर्न में क्या जाता है, जो फॉरेक्स ऑपरेशन जितना भी हुआ उसका पूरा डेटा
15वें दिन, फोर्थनाइटली भेजते हैं। हर 15वें दिन रिजर्व, जैसे कोई भी बैंक होगा वो जितना भी फॉरेक्स ऑपरेशन हुआ 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक या 16 तारीख से लेकर के महीने के लास्ट तक जो भी ऑपरेशन हुआ उसका पूरा डेटा स्टेटमेंट बना करके बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजेगा या कंप्यूटर पर अपलोड करेगा, तो उसे ही फ्रेंड्स हम आर रिटर्न कहते हैं, या रिटर्न फाइल करना होता है। बैल स्टेटमेंट फ्रेंड्स आपसे पूछेगा किससे रिलेटेड होता है, तो इसमें नोस्ट्रो और वेस्ट्रो अकाउंट के बैलेंस का या स्टेटमेंट होता है। स्टैट 5 में जो रिपोर्ट जो फाइल किया जाता है स्टैट 5, उसमें क्या होता है, FCNR अकाउंट जो होता है, कितना किसी बैंक में मान लीजिए 100 मिलियन जो है FCNR अकाउंट है, FCNR जमा है $100 मिलियन FCNR अकाउंट में, तो उसका डेटा भर करके वो स्टैट 5 फॉर्म भर करके भेजेगा। स्टैट 8 में NRE और NRO अकाउंट का पूरा डिपॉजिट कितना है, FD कितनी है, वो भेजेगा। LRS मैंने लिबराइज रिमिटेंस स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, हर महीने भेजा जाता है बैंक के जरिए। और LRS मैंने आपको बता दिया कि कोई भी भारतीय नागरिक यदि अगर विदेश में पैसे भेजना चाहता है तो मैक्सिमम 1 साल में $2.5 लाख अमेरिकन डॉलर के बराबर ही वो USD भेज सकता है। ये स्कीम नॉर्मली इंडिविजुअल के लिए है। ये स्कीम LRS जो है कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ट्रस्ट वगैरह के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में XOS क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया। XOS को ऐसे समझ लेंगे, XOS एक्स को EX कर लीजिए तो एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग, मतलब कहने का हमारे देश से एक्सपोर्ट हो गया है सामान लेकिन वहाँ से पैसे नहीं आए हैं, डॉलर नहीं आया हुआ है, तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर नहीं आया है तो हर 6 महीने, हर हाफ ईयरली ये रिपोर्ट बना करके XOS को भेजना पड़ता है। किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना पड़ता है, बैंकों को या जो भी अथराइज डीलर हैं। उसका हमें इसी तरीके से एक्सपोर्ट का हो गया, उसी तरीके से इम्पोर्ट के लिए भी एक रिपोर्ट बनती है, उसे BEF स्टेटमेंट कहते हैं। BEF स्टेटमेंट फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें हमारे देश में हमने कोई चीज़ इंपोर्ट कर ली है, ठीक है, हमने इंपोर्ट तो कर लिया, मान लीजिए कार हमने इंपोर्ट कर ली और इसके बदले में जो डॉलर जाना था वो विदेश में भेज दिया है, लेकिन अभी तक हमने इस बात का प्रूफ जो है बैंक में जमा नहीं किया है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं दिखाया है कि कार हमारे देश में आ गई है। और इस बात का प्रूफ कि कोई चीज़ हमारे देश में आ गई उसका प्रूफ होता है बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री अगर सबमिट कर दी जाती है तो उसका डेटा नहीं भेजना है, लेकिन जो लोग बिल ऑफ एंट्री नहीं सबमिट करते हैं, पैसे तो भेज दिए विदेश में लेकिन बिल ऑफ एंट्री नहीं दी, तो उसका डेटा बना करके जो है भेजा जाता है BEF रिपोर्ट के रूप में। किसके रूप में, BEF रिपोर्ट के रूप में भेजा जाता है फ्रेंड्स। लेकिन जब से IDPMS आया है, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम आया हो, तब से ये सबमिशन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और नई गाइडलाइन के हिसाब से जो भी ये जितनी भी रिपोर्टें मैंने फ्रेंड्स आपको बताई हैं, ये सारी की सारी रिपोर्टें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजी जाती हैं, कोई भी फॉर्म फिजिकली नहीं जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स इस लेक्चर को इसी पर ख़त्म करते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स उसको अगले लेक्चर में निपटाएंगे। थैंक यू सो मच।